लेकिन कभी जब ज़िंदगी का सफ़र ख़त्म होगा, तो सबसे पहले मैं उसको देखना चाहूँगी। जाना तो सबको है एक दिन, कभी जब अब वो ख्वाहिश रह गई है कि सबसे पहले उसको देखूँगी। सो जितनी भी यहाँ पे बातें हुई, ये एक्चुअली 12 साल में एक्सक्लूसिव बातें हैं जो सिर्फ इस इंसान के सामने निकली हैं मेरे मुंह से, क्योंकि आई थिंक एक कनेक्शन फील हुआ और इन्होंने वो रूट पकड़ी और ये मेरे दिल में उतरे हैं। तो अगर आपको मेरे वर्ड्स और सिद्धार्थ के सवाल अच्छे लगे हों, तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। फलक, जब मैंने आपकी मां को इंटरव्यू किया था, राइट, जी। तो आपकी मां ने मुझे एक एक्सप्लेनेशन दिया था। जब अनियंस थे घर में, एक टास्क था अनियंस का, उस वक्त आप रोने लगी घर में। जी। और आपकी मां, ऑलमोस्ट उनकी आंखों में आंसू थे जब वो मेरे साथ बात कर रही थी, और उन्होंने मुझे समझाया कि कैसे वो अनियन वाला सीन आपके लाइफ से कैसे रिलेटेड है। बिल्कुल। पर मैं आपसे सुनना चाहता हूं। सो पहले गूज़बम्प्स आए। बहुत चीज़ें घर के अंदर ऐसी हुई जो मुझे मेरे चाइल्डहुड में लेके गईं, और ऑनेस्टली चाइल्डहुड कुछ ज़्यादा ख़ास रहा नहीं। बहुत सी सर्कमस्टेंसेस ऐसे हमने देखे जहाँ पे हालात अच्छे नहीं थे। बहुत कम एज में मैंने अपने पेरेंट्स का सेपरेशन भी देखा है। घर के अंदर वो माहौल देखा जो एक शायद बच्चे को नहीं देखना चाहिए, और उनकी मेंटल हेल्थ के लिए अच्छा नहीं होता है। तो एक टाइम ऐसा था हमारी ज़िंदगी में कि जब फादर का सारा बिज़नेस ख़त्म हो चुका था और घर में पैसे बिल्कुल नहीं थे। उस वक़्त में सब्ज़ी वग़ैरह सब ख़त्म हो गई थी और रमज़ान चल रहे थे घर के अंदर। मतलब वैसे रमज़ान चल रहे थे और घर में कुछ था नहीं खाने के लिए, तो यूजुअली बहुत धूम-धाम से रोज़ा रखवाया जाता है अगर बच्चा पहला रोज़ा रख रहा है तो। लेकिन हमारा पहला रोज़ा इसलिए रखाया गया क्योंकि कुछ खाने के लिए था ही नहीं, तो सोचा चलो रोज़ा ही रख लें। और रोज़े में क्या खाया था, वो मुझे वो रैक आज भी याद है जिसके अंदर प्याज़, अनियन और लहसुन रखा जाता था। तो वो अनियन के जो लेफ्ट ओवर छिलके थे, वो ही बचे थे और मम्मी ने थोड़े से ऑयल बचा था उसमें, वही तल के हम लोगों ने खा लिया था। तो अनियन से वैसा एक रिश्ता है कि उस वक़्त में उस अनियन ने पेट भरा था, कुछ भी कहो। अब अलग बात है कि आज टॉन्सिल्स हो जाते हैं अनियन खाने से। लेकिन एक वक़्त में अनियन ने पेट भरा था और वो जो मैं उस वक़्त बैठ के अनियन खा रही थी, मुझे एक आई डोंट नो, ये शायद सबके लिए फ़नी साउंड करे, बट मुझे अनियन का वो एहसास है, उसकी कीमत पता है मुझे। तो वो मेरे लिए एक चीज़ वहाँ ट्रिगर हुई थी कि मैं अनियन खा रही थी कच्चा और सीधा मैं उधर पहुँची थी और आई डोंट नो मैं उस वक़्त में क्या फ़ील कर रही थी, बस मेरा रोना निकल गया। नहीं, शायद मैं बैक ऑफ द माइंड में वो चीज़ सँभाल नहीं पाई, या मैं बता नहीं सकती हूँ वो फ़ीलिंग। उस वक़्त में मैं बहुत ज़्यादा रो रही थी कि ये क्यों है? ऐसा क्यों है? तो वो फ़ील आया था मुझे उस वक़्त। ठीक है, वो वक़्त हमने निकाला है, तो शायद बिग बॉस में ऐसे बहुत सारे मोमेंट्स थे जो मैंने रिलीव किए उस घर के जैसे अंदर। कि अ, अभी ऐसे याद नहीं आ गई कि तो अनियन वाला है ही। खाना नहीं था एक पॉइंट पे, राशन खत्म घर के अंदर, मैं वापस वहीं पहुंची हुई थी कि मैं सोच रही थी कि मैं सबको क्या खिलाऊंगी, बिकॉज मैं पहले हफ्ते में कैप्टन बनी हुई थी। हालांकि सब बोल रहे थे कि कैप्टनसी मेरी बहुत आसान रही, लेकिन आई एम सॉरी, जब आप कैप्टन होते हैं तो आपको सोचना पड़ता है कि आप अपने को कंटेस्टेंट्स को क्या खिला के उनका कैसे पेट भरोगे। और ये उस घर के अंदर एक जॉब होती है, ड्यूटी होती है, ये आपका फर्ज होता है कि आपको सोचना है कि कैसे इन सबका पेट भरना है, बराबर का कैसे बांटना है सबको।
तो एक पॉइंट ऐसा था कि हमारा सारा राशन चला गया था, हमारे पास पैसे नहीं थे और बहुत लिमिटेड आ रहा था जो भी आ रहा था, और उसी के अंदर हमें 3 दिन काटने या 4 दिन काटने हैं। तो मैं बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में रह रही थी कि यार मैं कैसे पेट भरूँ। हम लोगों ने छोटा-सा आई थिंक इस कप के बराबर का एक कटोरी थी, उस कटोरी में मैंने, क्योंकि ऑप्शन था ही नहीं कुछ बनवाने के लिए, दाल थे, राइस थे। आई सेड एक काम करो, खिचड़ी बना लो, जैसी भी बन रही है, जो भी मसाले हैं, उसकी खिचड़ी बना लो और आई थिंक वो हम लोग खा लेंगे। वो खिचड़ी एक-एक के हिस्से में इतनी ही कटोरी की में मेरे ख़्याल में 5-6 टेबलस्पून वो खिचड़ी आई होगी। और वो खा के हमने पेट भरा है। तो पेट भरा नहीं, खिचड़ी खाया, बस सब्र किया कि ठीक है ऊपर वाले थैंक यू। ये 4 चम्मच 5 चम्मच हमने खाया और पेट भर गया। तो ये जो मेरी एक जर्नी थी इस वाले पर्टिकुलर टाइम की कैप्टेंसी में भूखे रहने वाली, ये मैं ऑलरेडी सीखी हुई थी। मेरे लिए कुछ नया नहीं था भूखे रहना या थोड़े से खाने में भी सब्र करना, ये कुछ नया नहीं था मेरे लिए। तो इसलिए आसानी से शायद मैंने कर भी लिया। और वो एक शायद मैंने कॉन्फिडेंस कहीं न कहीं सबको दिया कि कोई बात नहीं, इट्स ओके, मिल जाएगा। इनफैक्ट कॉन्वर्सेशन से पहले आपने मुझसे एक लाइन कही थी और मैंने कहा नहीं आप कुछ मत बोलो, मुझे कैमरा के सामने बोलेंगे। आपने कहा कि मेरे पास सिचुएशन ही नहीं था कि मैं एक बिगड़ी हुई औलाद बन सकूं क्योंकि सर्कमस्टांसेस ऐसे थे। जी। मैंने सुना है कि आप बड़ी बहन नहीं, माँ थी शेजान शफक के लिए। कहीं आपको लगता है कि जो बचपन में जो नटखटपंती होती है, बिंदासगिरी होती है, वो सब आपने खो लिया आपके फैमिली के सर्कमस्टांसेस की वजह से? बिल्कुल, ये बात सच है और ये मैं बोलती नहीं हूँ ज़्यादा क्योंकि आई थिंक अब कोई मतलब नहीं है बोलने का इस बात को। सब अपना नसीब लिखवा के आए हैं। बहुत कम एज में मेरे ख़्याल में 99 में शब्बी जो सबसे छोटा वाला भाई है वो हुआ था और उसके होने की 1 डेढ़ साल के बाद से ये हालात ख़राब होने चालू हो गए थे। एंड शब्बी जो सबसे छोटा भाई है वो प्रीमैच्योर बेबी था मम्मा को। तो मम्मा उस वक़्त में एक डिप्रेशन से भी गुज़र रही थी क्योंकि मम्मी और पापा के बीच में ख़ास नहीं था कुछ और मुझे समझ में आ रहा था कहीं न कहीं कि घर का माहौल ठीक नहीं है। तो मेरी जो स्टार्टिंग हुई भाई-बहनों को सँभालने की, वो शब्बी को पालने से हुई। क्योंकि शब्बी बहुत छोटा था, कई रातें ऐसी भी हुई कि मम्मी मम्मी का नहीं जा पा रहा था ध्यान क्योंकि मम्मी खुद बहुत परेशान थी। मैं देख पा रही थी कि मेरी माँ ठीक नहीं है और उस वक़्त में शब्बी को भी देखना है। रातों को मैं उठ-उठ के उसको दूध भी पिलाती थी। कई बार ऐसा हुआ कि मम्मी चिड़चिड़ा रही हैं, तो वो मुझे समझ में आता था क्योंकि मैंने देखा है मम्मी को सर्वाइव करते हुए या मम्मी को सहते हुए, मम्मी को पिटते हुए, बहुत सी चीज़ें हुई हैं मेरी आँखों के आगे। एकदम ऐसा भी नहीं कि मुझे धुंधला याद है। मतलब मुझे बहुत क्लियरली 8-9 साल की उम्र में या शायद 5-6 साल की उम्र में कभी मैंने अगर अपनी मॉम को पिटते हुए देखा है, तो वो मुझे क्लियरली याद है। तो वो छपा हुआ है मेरे मेमोरीज़ के अंदर। तो उस वक़्त में मुझे एक सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी था कि मुझे अपने भाई-बहनों को सँभालना है। शफ़क़ नहीं थी हमारे साथ। शफ़क़ को मम्मी ने मतलब नानी ने रखा हुआ था अपने पास एंड आई एम ग्लैड कि वो हमारे साथ नहीं थी क्योंकि ये सब देखना किसी बच्चे के लिए ट्रॉमा से कम नहीं है। मैं अगर ना भी बोलूँ तो कहीं न कहीं ये ट्रॉमा ही है मेरे साथ। जी। बैकलॉग चलता ही आ रहा है और ये रहेगा ज़िंदगी भर। एंड आई एम ग्लैड कि शफ़क़ नहीं थी हमारे साथ। उसने ये वक़्त नहीं देखा, कम से कम उसने अपना पहला रोज़ा ऐसे नहीं रखा। तो एक तरह से अच्छी चीज़ हुई कि वो नानी की तरफ थी क्योंकि नाज़ों में पली है वो वहाँ पे, बहुत अच्छे से रखा गया है उसको। चीज़ें सारी जाती थी, गिफ्ट्स वग़ैरह जाते थे। मिस करती थी मैं बहुत ज़्यादा अपनी बहन को, बट मुझे खुशी थी कि वो वहाँ पे है क्योंकि यहाँ के हालात अच्छे नहीं हैं, रहने लायक नहीं है। तो जब से शब्बी को फिर सँभालना चालू किया, शिज़ान भी बहुत छोटा था, तो शिज़ान का भी ध्यान रखा। बहुत जल्दी कम उम्र में, मतलब बहुत छोटी थी, किचन में घुसने लायक थी नहीं, लेकिन मैं स्लैब पे चढ़ के आटा गूँधा है मैंने पहली बार अपना क्योंकि हाँ। मम्मी बहुत ज़्यादा परेशान थीं और मम्मी कमरे में रो रही थीं बैठ के और बच्चों को भूख लग रही थी दोनों को। तो ये मुझे याद है कि मैंने उस घर में स्लैब पे चढ़ के आटा गूँधा और मैंने बहुत सारा आटा गूँध लिया था क्योंकि अंदाज़ा नहीं था कि कितना गूँधना है, क्या करना है, लेकिन
जैसे तैसे गूंद के मैंने रोटी बना के खिलाई बच्चों को कि खाओ तुम लोग। तो तब से मैंने वो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी उठानी चालू कर दी थी और खुशी-खुशी उठानी चालू की थी। मैं बिगड़ैल बच्ची नहीं बन सकती थी ऑफ कोर्स, क्योंकि अगर मैं बिगड़ैल बन जाती तो शायद जो मेरे 2 पीछे छोटे भाई हैं, वो भी किसी गलत रास्ते पे निकल जाते और मम्मी ने वो चीज़ें सिखाई नहीं थी। बचपन से ही डिसिप्लिन एक था ज़िंदगी के अंदर, क्योंकि ब जितना भी वो 4-5 साल मुझे याद है, बहुत अच्छी लाइफ़ भी जी है बचपन की, उतने जब तक पापा और मम्मी के बीच में सारी चीज़ें ठीक थीं, तो बहुत अच्छी लेविश लाइफ़ भी जी है। मतलब किस चीज़ की कमी, ऐसा था कि जहाँ जा रहे हैं, ओह! उनके बच्चे आए हैं, बैठाओ इनको। शफ़क़ के बारे में, शफ़क़ जी। ने कहीं पे इंटरव्यू दिया था और कहा था कि शायद 17 साल की उम्र में वो आपके घर आई थी फाइनली रहने के लिए। और उन्होंने कहीं कहा है कि शी डिडंट फील लव्ड, शी डिडंट फील अंडरस्टूड जब वो वापस आई अपने नानी के घर से आपके यहाँ। नहीं, एक्चुअली मैं बिल्कुल इस चीज़ से सहमत नहीं हूँ, क्योंकि मुझे याद है मम्मी ने कभी बचपन में, ये मेमोरीज़ हैं मेरी, कि अगर मेरे लिए कुछ आ रहा है तो वो शफ़क़ के लिए भी आ रहा है, इवन इफ वी आर यू नो लिविंग सो फार। मैं अपने फादर के घर पे हूँ और शफ़क़ नानी के घर पे है। मम्मी बहुत रोती थी शफ़क़ के लिए, नानी नहीं लाने दे देती थी। मैं कितनी लड़ाइयाँ हुई हैं घर के अंदर मम्मी में और नानी में। मम्मी यही बोलती थी कि आपने मेरी बच्ची छीनी हुई है मुझसे, आप दे नहीं रहे हो। और नानी ने कहीं न कहीं उसको ये फ़ीड किया कि पता नहीं नानी ने ऐसा क्यों किया कि देख अगर तू ऐसा नहीं करेगी ना तेरी माँ ले जाएगी तुझे, गुस्से वाली है, मारेगी। ऐसा सब एक बच्चे के दिमाग में डाला। वो ज़हनियत बना दी उसकी वैसी कि वो अपनी माँ के पास आती ही नहीं थी, उसको आने ही नहीं दिया। इनफैक्ट कई बार ऐसा होता था, मुझे याद है कि जब हम लोग छुट्टियों में जाते थे नानी के घर पे, तो मुझे ये चीज़ बुरी लगती थी कि शफ़क़ मुझसे ज़्यादा कज़िन्स से क्लोज़ है। मासी के बच्चों से। शफ़क़ उनके साथ बहुत अच्छे से रहती थी और इन लोगों ने मेरे साथ लेजिटली ऐसे किया है, वो बुलिंग होती है ना बच्चों के साथ आपस में, वो जब एक बच्चे को साइड कर दिया जाता है और बाकी सब गैंग बना के बैठ जाते हैं और बुली करते हैं, हँसते हैं, वो मेरे साथ किया है। और मैं कई बार रो के चुपचाप क्योंकि मैं वैसे भी बहुत शांत बचपन में रही हूँ। मैंने कोई लड़ाई झगड़ा नहीं किया अपनी लाइफ में। मुझे हार्डली कुछ याद है कि मैं शायद किसी को चिल्ला के भी आई हूँ। इवन इन द स्कूल मैंने कभी किसी पे ऐसे शाउट नहीं किया, मेरी आवाज़ सुनने को नहीं मिलती थी। तो जब मैं देखती, मुझे बहुत प्यार था शफ़क़ से, बहुत ज़्यादा। वो बहन, मेरे लिए वो बहन सब कुछ थी। तो मैं जब जाती थी तो मुझे रोना आता था कि मम्मी ये इनके साथ मिलके मेरे साथ ऐसा कर रही है। तो मम्मी बेचारी फिर मुझे चुप कराती थी। अब उसको डाँटें भी तो क्या डाँटें, क्योंकि साथ ही नहीं रहते तो वो बॉन्ड हो ही नहीं पा रहा है, मौका ही नहीं दे रही है वो कभी भी। तो वो चीज़ें मैंने फ़ेस की हैं और मैं बिल्कुल भी इस बात से सहमत नहीं हूँ कि मम्मी ने शफ़क़ को प्यार नहीं किया या मम्मी ने नेगलेक्ट किया, बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। इवन मामा और नानी ने बल्कि उसको नहीं आने दिया हमारी तरफ। बहुत लड़ाइयाँ हुई हैं, बहुत ज़्यादा शफ़क़ को लेके कि क्यों नहीं जाने दे रहे। और फिर जब शफ़क़ आई तो शफ़क़ का आना ही इस तरह से हुआ कि मम्मी ने मेरा एडमिशन करवाया था डांस स्कूल के अंदर। तो उस वक़्त में फ़ीस बहुत ज़्यादा थी और मम्मी ने यही चीज़ बोली थी कि अगर सिर्फ़ तुम्हारा कराऊँगी तो ये हो जाएगा कि पार्शियलिटी की है और शफ़क़ को ये ना लगे कि कहीं मम्मी मुझसे कम प्यार करती हैं और आप ही से ज़्यादा प्यार करती हैं। तो मम्मी ने रिस्क लेके 2 ही कड़े थे मेरी माँ के पास सोने के। वो 2 कड़े सिर्फ़ शफ़क़ के लिए बिके थे। चाहती तो नहीं करती अगर वो प्यार नहीं होता, लेकिन इनफैक्ट जब आपकी माताजी मुझसे बात कर रही थी तो जी। शिज़ान भी था हॉल में, हुँ। शफ़क़ भी थी। इनफैक्ट शफ़क़ लगातार रो रही थी वहाँ पे जब मेरे घर में आए थे इंटरव्यू जी। करने के लिए, वो लगातार रो रही थी और इंटरव्यू के बीच में भी शफ़क़ आई और आपकी माताजी, हालाँकि वो कैमरा पे नहीं था, और वो आपकी माताजी को हग करने लगी। क्या प्रॉब्लम था जब आप लोग बड़े हो गए थे? हम लोग ने सुना कि शफ़क़ और फ़लक के बीच में प्रॉब्लम्स है, उनकी बनती नहीं है, क्या था वो? मैं मम्मी को लेके बहुत ज़्यादा पॉसेसिव हूँ, बहुत ज़्यादा, क्योंकि मैंने देखा है अपनी माँ को सफ़र करते हुए लाइफ़ में, मैंने बहुत चीज़ें देखी हैं।
तो अब अगर मम्मी का कोई दिल दुखाता है ना, वो मेरा दिल दुखा रहा है, और मेरे लिए वो इंसान फिर मुझे जहर लगने लगता है वो इंसान। एक पॉइंट ऐसा आया था जहाँ पे क्या होता है ना, पेरेंट्स कोई पेट से बन के नहीं निकलता है, सबकी जर्नी है। तो एक माँ और बच्चे के बीच का रिश्ता, जर्नी जो होती है वो एक्सपीरियंस करने से ही मिलती है। तो मम्मी और शफक में ये जो चीज़ थी, जो शफक ने बोली है कि मुझे प्यार नहीं मिला या नेग्लेक्ट किया जा रहा था, ऐसा नहीं है। मम्मी वो चीज़ हमेशा समझाती थी उसको, बहुत कोशिश की, लेकिन शायद कुछ चीज़ें ऐसी थी जो आई डोंट नो, जो शायद शफक नहीं समझना चाह रही थी या मम्मी नहीं समझना चाह रही थी, और उन चीज़ों में कुछ चीज़ें शफक ने अगेंस्ट कर दी मम्मी के, और बहुत ज़्यादा बड़े लेवल पे अगेंस्ट करी। नोटिस वगैरह भेज दिया या जो भी उसने किया, जो भी बातें बोली, मैं उसको भी दोष नहीं दूंगी, उम्र ही ऐसी होती है। वो टीन एज एक बहुत ख़तरनाक उम्र होती है किसी के भी लिए। उस उम्र में या तो संभल गए या गए। तो वो एक नादानी, मैं बोलूँगी कि नादानी में हुई चीज़ें शफक से भी, और जब वो चीज़ें हुई मम्मी बहुत हर्ट हुई, और मुझसे वो बर्दाश्त नहीं हुआ। मैं अगेंस्ट चली गई शफक के। मैं मम्मी का साथ नहीं छोड़ूंगी, ये मेरा फाइनल डिसीजन था, और ये मेरा हमेशा रहेगा कि किसी भी कीमत में मैं ज़िंदगी में मैं सबको छोड़ सकती हूँ, मैं इस दुनिया से जा सकती हूँ, मम्मी को नहीं छोड़ूंगी। ये मेरे दिमाग में क्लियर है। तो उस वक्त में भी कुछ ऐसा हुआ कि मुझे शफक के अगेंस्ट खड़े होना पड़ा, क्योंकि शफक मुझे उस वक्त गलत लग रही थी। मैं यही बोल रही थी कि ये चीज़ गलत बोल रही हो तुम जो इल्ज़ाम मम्मी पे लगा रही हो वो गलत है, क्योंकि यहाँ आने के बाद बेसिकली पैसों के ऊपर बात हो रही थी कि हमारे पैसे कहाँ जा रहे हैं, मम्मी हमारे पैसे खर्च कर रही हैं। तो ऐसा कि शफक इस शहर के अंदर आके रह रहे हैं, हम एक एक चीज़ बना रहे हैं, वापस सारा सामान आ रहा है घर का, ईएमआई पे चीज़ें उठ रही हैं, तो पैसा कहाँ जाएगा? क्योंकि जो आए हैं यहाँ पे वो भी तो मम्मी ने उधार ले लेके यहाँ पे हमारा गुजारा करवा रही हैं। काम कुछ था नहीं मम्मी के पास, जो बचा कुचा था वो सब वो वाइंड अप वगैरह कर रही थी, और हम दोनों यहाँ पे थे, तो मम्मी वहां से पैसे भेज रही थी, क्योंकि हमारे पास किधर से पैसे आएंगे सर्वाइवल के, हम तो अभी अभी आए हैं। मास्टर जी ने बुलाया था, लेकिन मास्टर जी सिर्फ इतना कर सकती थी कि वो हेल्प कर रही थी कि इधर ऑडिशन है, ये इधर इनसे मिलवा दो, इन लोगों से मिलवा दो। मास्टर जी उस वे में हेल्प कर रही थी, लेकिन फाइनेंशियल हेल्प किधर से होगा? तो घर की चीजें बेच बेच के ही वो हो रहा था। और जब तक मम्मी मुंबई आई सब वाइंड अप करके, तो मम्मी खाली हाथ थी। तो घर एक गृहस्थी वापस बसाना, एक एक चीज लेके आना आपकी सहूलियत के लिए, एसी भी लग रहा है, लाइटें भी आ रही हैं, पर्दे भी आ रहे हैं, बेड भी आ रहा है, कबर्ड भी आ रहा है, ये सब फ्री में तो होगा नहीं, इन सब के लिए पैसे चाहिए। अब अगर पैसे किसी से उधार भी लिए तो वो उधारी वापस भी चुकानी है। तो एक वो हिसाब होता है, एक बैलेंस शीट होती है। तो उस वक्त में शफक वो समझने को तैयार नहीं थी कि ये मेरी और उसकी लड़ाई ही ये हुई थी, आखिरी लड़ाई, कि वो मुझे बोल रही थी कि हमारे पैसे किधर जा रहे हैं, हिसाब क्यों नहीं है, हमारे पैसे हैं तो हमें पता होना चाहिए। कितने समय पहले था ये? ये आई थिंक 8-9 साल पहले शफक अलग हुई है हमसे, और वो इसी बात पे अलग हुई है कि पैसे किधर जा रहे हैं। और उसी बात पे मेरी उससे लड़ाई हुई थी कि शफक, घर के अंदर 50 चीज़ें हैं आपकी सहूलियत के लिए, हर खर्चा है यार, हम जिस इंडस्ट्री में वहाँ पे 1 लाख का खर्चा तो आपके मुंह पे लग जाता है। ट्रू। आपको अपनी ग्रूमिंग करनी है, आपको अच्छा भी दिखना है, आपको सरवाइव भी करना है, आपको पेट भी भरना है, आपको घर में भी रहना है, आपके मिलने जुलने वाले आएंगे, आप उनको किधर बैठाओगे? तो वहाँ पे वो चीज़ हुई, और मैं लड़ ली शफक से कि गलत बोल रही हो तुम, पैसे आएंगे तो जाएंगे भी तो सही ना यार, पैसे आप अकाउंट में सेव करके नहीं रख सकते हो। ऑनेस्टली अभी आ रही हैं चीज़ें धीरे धीरे ट्रैक पे, बट स्टिल शायद फिगर आउट कर रहे हैं कि कैसे एक दूसरे को समझें और बेटर तरीके से। अब जैसे आपने मुझे बोला कि शफक ने ऐसा कहा है कि वो नेगलेक्ट फील कर रही थी और वो बॉन्ड कनेक्ट नहीं कर पाई, तो आई थिंक ये चीज़ें दोनों तरफ से होती हैं, एफर्ट्स दोनों तरफ से डाले जाते हैं। आप लोग क्या एक ही घर में रहते हो? शफक अलग रहती है, बाकी मैं और शिफान मम्मी के साथ ही रहते हैं। शफक का अलग है। शफक ने यह भी कहीं कहा है कि अविनाश इज नॉट द गाय फॉर यू।
उन्होंने ये तक कहा एक लाइन की, अविनाश इज गुड एज अ फ्रेंड बट नॉट द गाय फॉर यू। बट मैंने कब अविनाश को अपना बॉयफ्रेंड अनाउंस किया है? मतलब मुझे समझ में नहीं आ रहा है इस बात का मुद्दा क्यों बनाया जा रहा है। मैं खुद बार-बार बोल रही हूँ कि हम लोग अच्छे दोस्त हैं, हमारा बॉन्ड अच्छा है। नहीं, पर शायद जैसे लोगों का होता है ना, उन लोगों ने देखा अविनाश का अफेक्शन आपके लिए। लेट्स फेस इट, अविनाश का See, अफेक्शन इज मोर देन अ फ्रेंड। ओके, मैं आपको एक बात बोलूँ, ज़रूरी नहीं कि जो आपके लिए सही नहीं है, वो मेरे लिए सही नहीं होगा। दैट आई एग्री। या जो मेरे लिए सही है, वो आपके लिए भी सही होगा। डिसएग्रीमेंट्स लाइफ में हो सकते हैं। आप मेरी किसी बात से अग्री नहीं कर सकते हो, आप मेरी किसी बात से अग्री कर जाएंगे। तो ये पर्सन टू पर्सन होता है, किसी का मेंटल लेवल, अंडरस्टैंडिंग लेवल मैच कर जाता है, किसी का नहीं करता। कोई शायद पूरी दुनिया के लिए गलत हो, लेकिन हो सकता है वो मेरे लिए सही हो। यू नेवर नो। तो मैं इस बात पे कुछ कमेंट नहीं कर सकती हूँ, ऑनेस्टली स्पीकिंग। मैंने जितना टाइम अंदर स्पेंड किया है उसके साथ, हमारी बहुत अच्छी बातचीत हुई है, हमने बहुत अच्छी मस्ती भी की है, हमने एक लेवल पे बैठ के बहुत सीरियस कन्वर्सेशंस भी की हैं। तो बॉन्ड सबके सामने है। मुझे आई थिंक बताने की ज़रूरत नहीं है कि कितने अच्छे से हमने समझा एक दूसरे को। मैंने आपसे मुलाकात की कल, जी। और मैंने वही सवाल पूछा कि आपने शफक से बात की, आपने नहीं बात की थी कल। शफ़क़ आई ही नहीं 2 दिन से। मिलने नहीं आई आपसे? मिलने नहीं आई। इनफैक्ट कल रात को उन्होंने एक लंबा सा मुझे मैसेज भेजा, जिस पे मैंने उनको रिप्लाई किया कि शफ़क़ मिल के बात करेंगे, ये बातें मैसेजेस पे नहीं होती हैं। तो एक अप्रोच करने वाली जो चीज़ होती है, मैं उम्मीद करूँगी कि वो अप्रोच हो करेक्ट वे में। अगर जो भी बात है या मुझसे शिकायतें भी हैं, तो मेरे सामने बैठ के मुझसे बात करो। मुझे ऐसा लगता है। मैं वैसे ही करती हूँ। वो लंबा मैसेज अविनाश से रिलेटेड था? मैं बता नहीं सकती। एक्चुअली काफ़ी चीज़ों से रिलेटेड था, काफ़ी चीज़ों से। बट एक बार मेरी भी तो सुनो। मतलब जब तक सुनोगे नहीं तब तक समझोगे कैसे? आई अंडरस्टैंड, ये मैं भी मानता हूँ कि हालांकि मैं कोई नहीं हूँ टू जज अ सिचुएशन, बट व्हाट्सएप में मैसेजेस भेजना इससे अच्छा आमने सामने बैठो। और किसको? अपनी सगी बहन को। सीरियसली मिलो तो सही आके। आप आए नहीं हो, आप बैठे नहीं हो मेरे पास। मैं 2 दिन हो गए मुझे आए हुए। मुझसे बात तो करो आके। बहुत सारे लोगों ने हमारे इंटरव्यू के कमेंट्स पे जी। लिखा हुआ है और कहा है कि यार अविनाश का एक डिवोर्स हो चुका है, 2 एंगेजमेंट्स टूट चुके हैं, फलक को ये रेड फ्लैग्स नहीं दिख रहे हैं क्या? ये सिग्नल्स है, उनको इसके बारे में सोचना चाहिए कि 2 एंगेजमेंट्स टूटे, एक डिवोर्स हुआ है। ये सारी चीज़ आपकी एंटेना ऊपर करती हैं? मेरी बात हुई है इस बारे में अविनाश से, और उनसे ही मैंने ये सवाल किया था। आई डोंट नो लोगों ने वो देखा कि नहीं देखा। एक कन्वर्सेशन हो रही थी जहाँ पे अविनाश मुझे बता रहे थे कि उनके बहुत सारे फ्रेंड्स हैं और वो ऐसे हैं कि वो लड़ाइयों को सुलझाने में बिलीव करते हैं। तो मैं चुपचाप सुन रही थी पहले, फिर आई सेड कि मेरे दिमाग में भी एक सवाल उठा है। कहता है क्या? मैं कहा आर यू श्योर मैं यहाँ पे ये सवाल करूँ तुमसे? कहता है हाँ, हाँ पूछो। क्योंकि मैं वो दोस्ती का लेवल रखती हूँ उसके साथ। तो मैंने उससे क्लियरली ये चीज़ पूछी कि अगर तुम इतने सॉर्टेड हो और तुम लड़ाइयाँ सॉर्ट करवाते हो, तुम रिश्तों को सॉर्ट करवाते हो, तो क्या रीज़न रहा कि तुम्हारे 3 बड़े रिश्ते ख़त्म हुए? तो ये सवाल मैं अंदर करके आई हूँ उससे। उनका जवाब क्या था? उनका जवाब ये था कि जो भी उनकी लाइफ़ में आईं, उन लड़कियों ने उनको बदलने की कोशिश की उसके बाद। कि जब एक एक फेज़ स्टार्ट होता है, आप किसी को पसंद करने लगते हैं, तब आप नहीं बोलते, आप उनको एज़ इट इज़ पसंद करते हैं। आप मुझे अभी एज़ इट इज़ पसंद कर रहे हैं। आप जब फिर मेरी लाइफ़ में मैं आपको अलाउ करूँगी कि ओके आप आइए मेरी लाइफ़ में, उसके बाद आप एक्सपेक्ट करते हैं, जो जनरली होता है, ऐसा ही रिलेशनशिप्स में होता है कि एक्सपेक्टेशंस ये होती हैं कि यार तुम अब ये बदल दो, ये मत करो, वो मत करो। तो ये मत करो वाला जो ज़ोन है ना, ये एक टाइम पे क्लॉस्ट्रोफोबिक होने लगता है इंसान के लिए। टॉक्सिक होने लगता है कि यार तब मैं वैसा ही था, तो तब तुमको प्रॉब्लम नहीं हुई, अब क्यों तुमको प्रॉब्लम हो रही है? ऐसा मुझे अविनाश ने बोला। और फिर आई थिंक कुछ उनके पेरेंट्स के ऊपर बात आ गई होगी। तीनों रिलेशनशिप में से सिर्फ उन्होंने जो बोला कि जो मैरिड लाइफ थी, वो बहुत अच्छा उनका टाइम फेज़ था। और वो उन्होंने ज़्यादा मेरे साथ डिस्कस नहीं किया कि क्या हुआ, क्यों हुआ, क्योंकि वो आई थिंक फैमिलीज़ के बीच में कुछ उनका है।
तो बट वो एग्री करते हैं कि माय मैरिड लाइफ वाज वंडरफुल, उस लड़के ने मुझे बदलने की कोशिश नहीं की कभी। बट जब पेरेंट्स पे बात आई तो फिर उनका कंप्लीट टर्न ऑफ हुआ कि ओके ये नहीं हो सकता अगर आप मेरे पेरेंट्स के लिए बोल रहे हैं तो। मैं भी यार अपनी माँ से बात प्यार करती हूँ, तो अगर कोई मेरी भी माँ के लिए कुछ बोलेगा मैं पहले छोड़ूंगी कि जाओ। तो आई थिंक कोई भी दुनिया का रिश्ता माँ बाप से बड़ा नहीं होता है, और अगर कोई आपके माँ बाप के लिए कुछ बोल रहा है तो आई थिंक उसको छोड़ना ही बेटर होता है। तो उनका ऐसा कहना है, और अब उस प्लेटफॉर्म पे बैठ के इससे ज्यादा हम बात नहीं कर सकते थे। इतना मैंने जब सुना तो आई लाइक ओके फाइन यार, बाद में कभी बैठ के इस बारे में डिस्कशन करेंगे। आपने और भी बहुत कुछ देखा है शीजान के साथ जब हुआ ये सारी जी चीजें, लोग आपकी फैमिली को जज कर रहे थे, राइट? यानी बचपन से लेकर आज तक आप जिंदगी से लड़ती आई हैं। बिल्कुल। और वो सुकून वाली जिंदगी हमने हार्डली देखी है। कभी ऐसा कि सुकून से कोई तीज त्योहार मनाया हो, क्योंकि वो पहले घर में माँ बाप की लड़ाइयाँ, उनका सेपरेशन, फिर रिश्तेदारों के ताने, फिर मम्मी का स्ट्रगल, डिप्रेशन, एंजाइटीज, फिर हमारा स्ट्रगल, बीच में पढ़ाई। मैंने पढ़ाई छोड़ी अपनी, मेरी पढ़ाई ढंग से नहीं हुई है। आपने कॉलेज वॉलेज नहीं किया? मुझे मौका ही नहीं दिया जिंदगी ने वो सब करने का। मेरा बचपन में गुड्डे गुड़िया से मैं नहीं खेली। मैं आई थिंक 5-6 साल की थी जब शायद आखिरी बार गली में खेली होंगी। उसके बाद से स्ट्रगल चालू हो गया था, घर का खर्चा निकलवाना था मम्मी के साथ मिलके। मम्मी बेचारी खाना बनाती थी, हम टिफिन बेचने जाते थे साइकिल पे जाके। मैं और शिजान टिफिन बेचने। मैं इसलिए बोल रही हूँ कि आई एम ग्लैड शफक हमारे साथ नहीं रही, उसने ये सारे स्ट्रगल्स नहीं देखे जो हमने देखे, क्योंकि ये बहुत तकलीफ वाले स्ट्रगल्स हैं। अगर शफक वो स्ट्रगल्स देख लेती तो शायद आज वो ये नहीं बोलती कि उसको नेग्लेक्ट किया गया है। आप एक प्रोटेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से देख रही हैं। जी बिल्कुल, क्योंकि वही सच है। फैमिलीज को जज किया जा रहा था, वो शीजान और तुनिशा के बीच में जो हुआ था, या जी वो हम लोग को एग्जैक्टली मालूम नहीं वो क्या है, जी बट ऑफ कोर्स जब शीजान जेल गए थे, आपने ये सब कैसे संभाला जब लोग आपको जज कर रहे थे? लोगों से फर्क ही नहीं पड़ता है, बचपन से ये सब हम झेलते आ रहे हैं। क्योंकि पहले रिश्तेदारों ने ट्रेनिंग दे दी थी। सबसे पहले आपको अपने घर से ट्रेनिंग मिलती है, तो हमें अपने रिश्तेदारों से ट्रेनिंग मिल चुकी थी ऑलरेडी। तलाकशुदा बैठ गई आके, और नीचे गली से जा रहे हों के लेकिन ऊपर नहीं आते, क्योंकि ऐसा ना हो पैसे देने पड़ जाएं। तो वो सारी चीज़ें हमने बचपन से झेली हैं। फिर जब मुंबई आने की बात हुई थी तो पूरा खानदान अगेंस्ट हो गया था मम्मी के। ये काम करवाएंगी या इन बच्चियों से पता नहीं कौन से रास्ते पे चलवा रही हैं क्या। तो वो एक तरह से जो क्रिटिसिज्म होता है वो झेलते ही आ रहे थे। और जब ये चीज़ हुई तो मेरे पास या मम्मी के पास, हमारे पास ये वक्त नहीं था बैठ के सोचने का कि लोग क्या कहेंगे। क्योंकि अगर लोगों की सुनते तो यहाँ तक भी नहीं पहुंच पाते जहां आज खड़े हैं। हम कुछ और ही हो रहे होते जिंदगी में, कहीं शादियां हो चुकी होती और बच्चे पैदा करके बैठे हुए होते, एक गृहस्थी संभाल रहे होते। अगर मेरी माँ ने लोगों की सुनी होती तो जब उस चीज के लिए नहीं सुनी तो इस वक्त में तो और जरूरी था कि ना सुने और इग्नोर करें और ध्यान दें जिधर करना चाहिए फोकस। तो बहुत सिंपल था, फोकस इधर ही रखना था मुझे उस बच्चे को निकालना था किसी भी तरीके से, क्योंकि उसके पास और कोई नहीं है मेरे और मम्मी के अलावा। मुझे खड़े होना ही था, और अगर इस पॉइंट पे मैं खड़ी नहीं होती तो बर्बाद हो चुके होते। तो वो एक शक्ति ऊपर वाले ने अलग से दी, मुझे नहीं पता कहाँ से आई ऑनेस्टली। मुझे नहीं पता कि मैं इतना चिल्ला के कैसे पड़ी लोगों के ऊपर, या ऐसे में कैसे सामने आ गई। बट वो कॉन्फिडेंस अलग था। लाइफ ने कॉन्फिडेंस दिया ना। बिल्कुल। एक चीज अगर आपको तुनिशा को कहना होता, वो क्या होता? ऐसा कुछ अनसेड रहा नहीं एक्चुअली कहने को उसको। उसको पता है कि मैं बहुत प्यार करती हूँ और कहना नहीं चाहिए, लेकिन कभी जब जिंदगी का सफर खत्म होगा तो सबसे पहले मैं उसको देखना चाहूंगी। जाना तो सबको है एक दिन, कभी जब, अब वो ख्वाहिश रह गई है कि सबसे पहले उसको देखूंगी। और
मैं जो जितने वक्त भी तुनिशा साथ में रही है, मैं अब जिंदगी के उस दौर से बाहर नहीं आना चाहती। मैं पर्पसली उस दौर में रहना चाहती हूँ, क्योंकि उस दौर में वो थी और जो घर वो कर गई है हमारे दिलों के अंदर बना गई है, उस पर मैंने ताला लगा दिया है। शीज़ान ने एक बहुत सारे हार्ट रेंचिंग जो कहते हैं मैसेजेस लिखे थे सोशल मीडिया पर तुनिशा के लिए। क्या वो अभी भी बहुत मिस करता है तुनिशा को? मैं, मम्मी और शिजान हम तीनों ही अपनी अपनी जिंदगियों में भले ही कुछ भी कर रहे हो, मैं भले बिग बॉस में थी, लेकिन मैंने टुनीशा को ऐसा कोई दिन नहीं है कि मैंने याद नहीं किया। तो जब मैं इतनी अटैच्ड हूँ, तो शिजान एक अलग लेवल पे अटैच्ड है उससे। और मुझे नहीं लगता कि हम तीनों के जहन से टुनीशा का ख्याल जाता होगा। और हमने उसको प्यार से हम पाल रहे हैं, पोस रहे हैं उस ख्याल को। हम खुद नहीं उस ख्याल को दूर करना चाहते, क्योंकि वो खूबसूरत ख्याल है। वो उसका ख्याल है जिससे हम बेतहाशा मोहब्बत करते हैं। और मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि कोई इसको दिखावा कहे या सिंपैथी गेन कहे। मुझे इन शब्दों से फ़र्क ही नहीं पड़ता। नियत हमारी ऊपर वाला जानता है और हम जानते हैं। हम सोते हैं रात को सुकून से उसकी याद को लेके। तो इससे ज़्यादा मुझे नहीं लगता कि मुझे लोगों से फ़र्क नहीं पड़ता। क्या आप दोनों बहन जैसे थे, आप और तुनिशा? मेरे लिए वो बच्ची थी मेरी। और बेटी जैसी? मेरे लिए वो मेरी बच्ची थी। मैं महसूस करती हूँ आज भी उसका गले लगना, क्योंकि मैं लेट जाया करती थी सोते वक़्त, जब रात को वो आती थी कभी, तो वो आके पूरे ऐसे बेड से घूम के इस कॉर्नर पे आके वो मुझे प्यार करके जाती थी। आपी, आपी, ये उसका एक टोन रहता था। तो वो सब नहीं भूलूंगी मैं। वो भुलाया भी नहीं जा सकता। मैं चाहती भी नहीं हूँ, मैं पर्पसली नहीं चाहती, मैं उस पर कोशिश भी नहीं करूँगी। वो आप ही को ले गई अपने साथ।